हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद फिर हम लोग देखेंगे गॉस थ्योरम। ओके, हम लोग देखते हैं पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस along the area vector। अब इस बात को हम लोग समझते हैं। अगर हम लिखना चाहें तो यहां पर राइट कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू, पासिंग परपेंडिकुलर through a surface along the area vector is known as electric flux। electric flux linked with that surface and it is denoted by phi e। अब यहां पर एक वर्ड आया एरिया वेक्टर, तो हम लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि एरिया वेक्टर है क्या। आप लोगों ने एरिया के बारे में पढ़ा है। अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो आप सीधा सीधा बोल दोगे L इंटू बी। उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस बात को हम लोग एक फिगर से समझते हैं। यह हमारा एक्स एक्सिस है, यह हमारा वाई एक्सिस है और यह हमारा जेड एक्सिस है। हमने यहां पर एक सपोज कर लिया पैरालिलोग्राम। इस पैरालिलोग्राम की ये साइड हो गई L और ये साइड हो गई B। अगर हम आपसे कहें कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पैरालिलोग्राम, देन वी नो एरिया पैरालिलोग्राम इज इक्वल टू L इंटू मीन्स दोनों पैरेलल लाइन में से किसी एक, दोनों पैरेलल साइड में से किसी एक साइड की लेंथ इंटू परपेंडिकुलर हाइट means distance between these two parallel lines। अगर हम ये पैरेलल लाइंस लेंगे तो इन दोनों के बीच की हाइट, और अगर इन दोनों पैरेलल लाइंस को लेंगे तो फिर इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो L इंटू H। यहां पर हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट दिस एंगल इज थीटा। अगर हम यहां से H की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वी नो हियर साइन थीटा इज इक्वल टू H अपॉन B। दिस इज 90 डिग्री, therefore this is altitude means perpendicular and this is hypotenuse। sin theta is equal to H upon B, therefore H is equal to B sin theta। therefore A is equal to L and H means B sin theta। A is equal to, और अगर आप लोग इसको ध्यान से देखो तो ये वेक्टर प्रोडक्ट को शो करता है। इट मीन्स वी कैन राइट इट A वेक्टर इज इक्वल टू L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो इस तरह से हमें यह पता चलता है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम अगर इस एरिया की डायरेक्शन की बात करें तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो वी शुड नो हियर L की डायरेक्शन I, B की डायरेक्शन Y, तो ये J कैप और ये I कैप। X की डायरेक्शन I से डिनोट होता है, I कैप से, और Y की डायरेक्शन J कैप से डिनोट होता है। और वी नो I क्रॉस J दिस इज इक्वल टू K, मीन्स एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो K डायरेक्शन होगी। K डायरेक्शन मीन्स डायरेक्शन ऑफ Z एक्सिस।
मींस इसकी डायरेक्शन जो है वो जेड एक्सिस होगी, किसकी, एरिया वेक्टर की। तो अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो इसकी डायरेक्शन जेड एक्सिस होगी, मींस परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। सपोज दैट ये मेरे पास कोई सॉलिड है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर एक सरफेस ये वाला हो गया, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये वाला होगा। अब आप यहां समझने की कोशिश करो, इसके टू सरफेसेस हो गए, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, लेकिन एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड सरफेस लिया जाता है। तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इसके परपेंडिकुलर। इस वाले का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, मींस नीचे की ओर परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इस वाले का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, और इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड लिया जाता है, इनवर्ड नहीं लिया जाता। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके बेटा, अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। अब हम लोग देखते हैं एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो अगर आप लोग फर्स्ट फिगर से यहां पर देखें तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके कंपेयर में यहां पर कम है। हमने दोनों का एरिया सेम लिया है। अगर दोनों प्लेन का सरफेस एरिया सेम है तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी तो फिर इससे लिंक्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी ज्यादा होगा। तो आप लोगों ने यहां पर ये देखा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक चीज तो हमें ये मिल गया। अब यहां पर थोड़ा सा केयर करिए, अगर हमने यहां पर एरिया कम कर दिया, सपोज दैट हमने कोई प्लेन सरफेस लिया जिसका एरिया पहले वाले सरफेस एरिया से कम है, यहां पर भी मैंने लिया एक प्लेन सरफेस लिया, इसका एरिया कम है। अब आप थोड़ा क्लियर कीजिए, जब एरिया ज्यादा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1 2 3 4 5 थी। जब एरिया कम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कम हो गई। इट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द सरफेस। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगी। और जब इलेक्ट्रिक एरिया कम होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कम हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 था, और यहां पर 2 2 4 कम हो गया, 1 2 3 4 5 भी रह गया। मींस एरिया ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज्यादा होगा। एरिया कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होंगी तो एरिया भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कम हो जाएगा। इस तरह से अब यहां पर ये तो हो गई बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। एरिया ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा, एरिया कम होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कम होगा। यहां पर थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ये जो हमारा प्लेन सरफेस था वो परपेंडिकुलर था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के, ये भी परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के। इट मींस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज इक्वल, सेम। मींस दोनों के डायरेक्शन सेम है, मींस एंगल बिटवीन बोथ इज 0। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो अलोंग एरिया वेक्टर हैं, मींस जिधर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। यहां पर थोड़ा क्लियर करते हैं, इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये हो गई। अगर हम इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखें तो एरिया वेक्टर हमारा ये हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये हो गई, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई। अगर इन दोनों के बीच एंगल थीटा है तो अगर एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर, अगर एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो प्लेन से पास नहीं होगा,
प्लेन से टच करता हुआ चला जाएगा। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हमारी इस डायरेक्शन में है और इस सरफेस पर अगर हम फाइंड आउट करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल जाएंगी, मींस इस सरफेस को क्रॉस नहीं करेंगी। इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये वाला हो गया। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी ये वाला होता, तब तो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होती और तब इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी लिंक होता। लेकिन अगर सरफेस जो है वो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है, तब फिर कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। इट मींस इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये, तो इस सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इट मींस जो यहां पर इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये वाला कंपोनेंट है वो जीरो हो जाएगा। तो हमारा कंपोनेंट कौन सा यूज होगा, ये वाला कंपोनेंट, मींस cos थीटा के डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, क्योंकि cos थीटा के डायरेक्शन वाला कंपोनेंट हमारा वो अलोंग एरिया वेक्टर होगा। इट मींस फाई ई मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। और अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो हमें मिलेगा फाई ई इज इक्वल टू ई ए cos थीटा। ई ए cos थीटा ये स्केलर प्रोडक्ट को शो करता है। इट मींस फाई ई इज अ स्केलर क्वांटिटी, फाई ई इज अ स्केलर क्वांटिटी मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं प्लेन सरफेस की जगह पर एक क्लोज्ड सरफेस लेते हैं और उससे लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देखते हैं। हमने 3D बॉडी लिया, मींस क्लोज्ड बॉडी लिया, और इस क्लोज्ड बॉडी में 6 सरफेसेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। हम सपोज कर लेते हैं यह एक क्यूब है, मींस इसकी आल साइड्स आर इक्वल ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, सारी चीजें, लेंथ भी ए, ब्रेड्थ भी ए और हाइट भी ए है। इट मींस इसका एक सरफेस का जो एरिया है वो ए स्क्वायर हो जाएगा। इस सरफेस का एरिया भी ए स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर। हम सपोज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग फ्रॉम द राइट साइड से पास कर रही हैं, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस राइट साइड से आ रही हैं। अब वो राइट साइड से आ रही तो हमारे लेफ्ट साइड की ओर इस तरह से निकल रही है। समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं और वो इस तरह से क्रॉस कर रही हैं। एक सरफेस ये हो गया और एक सरफेस ये हो गया। इस वाले सरफेस के एक अंदर इनर सरफेस भी होगा। मैंने बताया कि जो सरफेस लेंगे उसमें जो एरिया वेक्टर है वो आउटवर्ड वाला लेंगे। इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस दिशा में है, मींस राइट साइड है। इस वाले का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है। इस सरफेस का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है। पीछे वाले सरफेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है। ऊपर वाले सरफेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है। नीचे वाले सरफेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है। मींस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से आ रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, यहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इधर, मींस दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री का है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई हो गई, एरिया ए स्क्वायर हो गया, डायरेक्शन cos 180 हो जाएगा। ई ए cos थीटा मींस ई ए स्क्वायर cos 180 और cos 180 मींस -1, इट मींस माइनस ई ए स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर भी हमारा ऐसे है, तो इस डायरेक्शन में मींस इस सरफेस पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यही होगी। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, यहां पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल 0 होगा। तो अगर इस वाले सरफेस की बात करें तो ये 1 हो गया, ये वाला हमारा 2 हो गया, तो इसका हो जाएगा ई ए स्क्वायर cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ई ए स्क्वायर, और ये 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू -1 होती है तो ये माइनस ई ए स्क्वायर, ये प्लस ई ए स्क्वायर।
अब दोनों सरफेस को देखिएगा, इसका और इसका, ये माइनस ई ए स्क्वायर, ये प्लस ई ए स्क्वायर। आप लोग इस बात को समझो कि यहां पर मैंने 180 डिग्री की बात क्यों करी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर को, इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। यहां पर इस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही, एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन यही, तो दोनों के बीच का एंगल 0। ओके बेटा, अब हम लोग समझते हैं, इस सरफेस की बात कर लेते हैं। इस सरफेस पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, ई ए स्क्वायर कास 90 डिग्री, और कास 90 डिग्री की वैल्यू 0। देयरफॉर इधर जो फ्लक्स होगा, इस सरफेस से जो लिंक्ड फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा। सिमिलरली इस सरफेस का भी लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि यहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस विल बी 0। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो इस सरफेस से भी जो लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 0 हो जाएगा, और सिमिलरली इस सरफेस से भी लिंक्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा। इट मींस अगर हम इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो फिर इस 3D बॉडी से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। क्लियर है बात ना? मींस अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी बॉडी हम 3D बॉडी रखते हैं, मींस क्लोज्ड सरफेस एरिया वाला कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो उससे लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। अब हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मैंने इसके अंदर एक चार्ज Q रख दिया। जब मैंने इसके अंदर एक चार्ज Q रख दिया, तो उस चार्ज Q से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आउटवर्ड निकलेंगी। हमने चार्ज को पॉजिटिव माना है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आउटवर्ड निकलेंगी। तो मींस इधर से भी इस डायरेक्शन में, 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 इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, और जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा अलोंग द एरिया वेक्टर होगा। इस सरफेस के लिए इस डायरेक्शन में तो अलोंग द एरिया वेक्टर, इधर इस डायरेक्शन में अलोंग द एरिया वेक्टर। मींस अगर हम अंदर चार्ज रख देंगे तो फिर हर सरफेस से कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा। अब हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मैंने एक स्फेरिकल 3D बॉडी लिया है, और उस 3D बॉडी मींस स्फेरिकल बॉडी के अंदर सेंटर पर मैंने एक चार्ज Q प्लेस कर दिया है। ओके, यहां पर राइट करते हैं, कंसीडर a sphere with center O and radius R and a positive charge Q is placed at the center of the sphere। क्लियर करते हैं, मैंने एक स्फीयर लिया है, स्फीयर का सेंटर O हो गया, इसका रेडियस R हो गया। ये मैंने एक चार्ज लिया है, इस चार्ज को इस सेंटर पर मैंने प्लेस किया है, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो इस डायरेक्शन में ऐसे निकलेंगी, यहां पर इधर को भी निकलेंगी, इधर से इधर को भी निकलेंगी, इधर को भी निकलेंगी, इस डायरेक्शन में भी निकलेंगी। मींस चारों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। अगर हम इस पॉइंट की बात कर लें, इस पॉइंट पर हमने वेरी स्मॉल सरफेस एरिया ds, let a very small surface area is ds and d phi e is electric flux, small electric flux, small electric flux linked with surface area ds।
थोड़ा क्लियर करते हैं। स्फीयर में सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वह उस पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो यहां पर ये परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर, मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो अलोंग द एरिया वेक्टर है। तो मैंने इस छोटे से एरिया मींस ds एरिया में मैंने फ्लक्स मान लिया d phi e है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यही है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन यही है। तो अगर हम ये सपोज कर ले, अब थोड़ा क्लियर कीजिएगा, यहां इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E, इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E, मींस इस स्फीयर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E ही होगी। क्यों E होगी? क्योंकि चार्ज Q ही है और डिस्टेंस सबकी R है, और चार्ज की क्वांटिटी और डिस्टेंस दोनों ही इक्वल होंगे अगर, मींस चार्ज भी इक्वल है, हर पॉइंट के लिए चार्ज इक्वल है, और इस चार्ज से हर पॉइंट की डिस्टेंस भी सेम है। तो ऐसी कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी सेम ही होगी। तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई E। Therefore we can write here phi E is equal to EDS. phi E is equal to EDS। अब अगर हम इस स्फीयर पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहें तो इस तरह से छोटे 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 तमाम पॉइंट्स ले सकते हैं और सब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने का मतलब होगा पूरा उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे d phi e is equal to EDS, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे d phi e दिस इज इक्वल टू E, इंटीग्रेशन हो जाएगा ds, और इंटीग्रेशन यहां पर कैसा होगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन होगा। क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब जिस पॉइंट से आप शुरू करोगे अंत में फिर आप उसी पॉइंट पर पहुंच जाओगे, इस तरह से पूरा क्लोज इंटीग्रेशन होगा। तो इसलिए हम क्लोज इंटीग्रेशन को इस तरह से शो करते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ EDS। यहां पर थोड़ा फिर से क्लियर करते हैं हम लोग। d phi पूरा काउंट करेंगे मींस phi e, दिस इज इक्वल टू E बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds। E क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है E इज इक्वल टू KQ अपान R स्क्वायर, K मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q R स्क्वायर, और ds क्या होगा, मीन्स पूरा सरफेस एरिया, और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 4 पाई R स्क्वायर, और 4 पाई R स्क्वायर से 4 पाई R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो जो ये phi e है मीन्स क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ EDS, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, और यही है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम यही है, मींस अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सरफेस ड्यू टू अ चार्ज इनक्लोज्ड दैट सरफेस इज 1/epsilon naught टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज। मींस यहां पर एक क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस के इनक्लोज एक चार्ज है, और इस चार्ज की वजह से अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहें तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस चार्ज का 1/epsilon naught टाइम्स होता है। मींस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ EDS इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा गॉस थ्योरम है। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि अगर हम इस क्लोज्ड बॉडी को, क्लोज्ड सरफेस के शेप को चेंज कर दें तो क्या होता है, थोड़ा क्लियर करेंगे। इसी फिगर में हमने एक इस तरह से एक शेप ले लिया, तो क्या, और इस शेप के अंदर भी ये Q आपका चार्ज इनक्लोज्ड है, तो आप देखिए कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम ज्यादा हुई, तो आप देखेंगे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम ज्यादा नहीं हुई। इट मींस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्लोज सरफेस के शेप पे डिपेंड नहीं करता है।
तो शेप ऐसा भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, क्यूबिकल भी हो सकता है, क्यूबाइडल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, कोनिकल भी हो सकता है। मींस बॉडी का शेप कैसा भी हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा Q अपान एप्सिलॉन नॉट के ही इक्वल होगा। ओके बेटा, अब हम लोग यहां पर देखते हैं गॉस थ्योरम को। गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सरफेस इज 1 upon epsilon naught times of charge enclosed the surface. It means closed integration of EDS is equal to Q upon epsilon naught. और अगर हम गॉस थ्योरम के सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर एन इजी कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द क्लोज्ड बॉडी। ओके, तो इस तरह से ये हो गया हमारा गॉस थ्योरम, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम देखेंगे।